अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पुलवामा की बारी भी हमने देखा था, पहलगाम की बारी भी हमने देखा था और आज के दिन में जब दिल्ली के अंदर एक मशकूक धमाका हुआ है, जो अभी तक क्लियर नहीं है कि वो एक टेररिस्ट एक्टिविटी थी या कोई एक्सीडेंटल वो मामला हुआ है या क्या मामला था। इस ज़मन में पहला काम जो किया जाता है कि वो सिविल लिबर्टीज़ और फ्रीडम्स जो मशकूक स्टेटस है ही कश्मीर वालों का, हिंदुस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, उसको मज़ीद जो है वो एक सब ह्यूमन कैटेगरी में ले जाया जाता है और राउंड अप किए जाते हैं। और ये राउंड अप एक फ़ीचर है जो 2-3 साल से बिल्ड किए जा रहे हैं इंडिया के अंदर के लोकल थाने की तरफ से, लोकल डीसीएसी की तरफ से एक फॉर्म भरवाए जाते हैं लोगों से कि आपकी एफिलिएशंस, एसोसिएशंस, जैसे जो अमेरिका में आप एंटर होते हैं तो एक बेवकूफ़ाना सा वीज़ा फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशंस आप भरते हैं कि क्या मेरा किसी दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक़ है? नो, येस, इफ़ येस देन इन द लास्ट 6 मंथ्स, जैसे कि वो बंदा खुद वॉलंटियर करता है इन्फॉर्मेशन। बहरहाल 1500 से ज़ायद कश्मीरी भाइयों, बहनों, औरतें और बच्चों को, जो प्रोफेशनल्स भी हैं, बिज़नेस करने वाले लोग भी हैं, मुलाज़मत पेशा भी हैं, उन सब को अरेस्ट कर लिया गया है, इल्लीगली अबडक्ट कर लिया गया स्टेट की तरफ से। अगेन कानूनी लकूने मौजूद हैं उनके पास कि वो फ़लाना या फ़लाना, जिस तरह हमारे यहाँ भी 3 एमपीओ शैम्पियो लग जाता है। बट ये ड्रकोनियन मेजर आपको पूरी कश्मीर वैली के अंदर नज़र आ रहा है कि ये लोग जो हैं अंडर एक्ट ऑफ सस्पिशन कि इनका हुर्रियत पसंदी कोई जमातों के साथ, किसी मजलिस अहरार या कोई और कोई पॉलिटिकल सिंपथीज़ हैं या कोई आइडियोलॉजिकल सिंपथीज़ हैं किसी ऐसे ग्रोह के साथ जो हिंदुस्तान को ख़तरनाक लगता है या डेंजरस लगता है अपने लिए, तो वो आके कैजुअली लोगों को अपने घरों से उठा सकती हैं वारंटों के बगैर। खैर, वारंटों को मान भी हम लें तो क्या ही कुछ चीज़ें हैं, वारंट हो भी तो अदालतों की क्या हैसियत है हिंदुस्तान के अंदर, या हमारे पूरे खित्ते के अंदर अदालतों की क्या हैसियत रह गई है। तो वारंट हो भी तो वो सर्च एंड टेरर ऑपरेशंस क्रिएट में, सर्च एंड रेस्क्यू का मतलब ये सर्च एंड टेरर ऑपरेशन होते हैं, अंदर जाके हरासां करना। आपको पता है कश्मीरी लोग ना सिर्फ मुसलमान हैं, बहुत मजहबी मुसलमान हैं, इनमें पर्दे की बड़ी सख्ती है और ख़ास तौर पे अपनी लेडीज़ को लेके बहुत सेंसिटिव हैं, बिकॉज सेक्सुअल वायलेंस को कश्मीर में एक वेपन ऑफ वॉर के तौर पे, एक टूल के तौर पे 78-80 साल से हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा है। और वो कश्मीरी ख़वातीन को सेक्सुअलाइज करके एक वो परियां, जी कश्मीर की परियां, ये तो बल्कि जवाहरलाल नेहरू, ये शुरू से ही इनके अंदर ये गंदगी है हिंदुस्तान की सकाफत के अंदर कि वो जवाहरलाल नेहरू हो तो वो भी कहता है कि कश्मीर की परियां, और जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर है जिनको कॉन्कर करना है, हमने फतह करना है आके। और उनको बिहारी माइग्रेंट से भर देना जो कि सेक्सुअली असॉल्ट या हरास भी करते हैं, और फिर इंडियन आर्मी की तरफ से, और ऑन टॉप ऑफ दैट बाकायदा एक सेक्सुअल मार्केट और प्रोस्टिट्यूशन की मार्केट क्रिएट करना और गरीब वनरेबल बच्चियों को उसमें लो रन करना, क्योंकि इकोनॉमिक हालात ऐसे क्रिएट किए जाते हैं। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब कश्मीरी के घर में सर्च एंड रेस्क्यू या सर्च एंड टेरराइज ऑपरेशन किया जाता है तो उसके सब ये लोडेड माने होते हैं। वो सिर्फ ये नहीं होता कि ओके हमारे यहाँ एक दहशतगर्द हो सकता है, एक फ्रीडम फाइटर हो सकता है, मैं तो कोऑपरेट कर रहा हूँ स्टेट के साथ, ऐसे नहीं होता। ये सारा कॉन्टेक्स्ट उसके अंदर मौजूद है। वो सारा वेनम, वो सारा कॉन्टेक्स्ट जो इंडियन फिल्मों के ज़रिए दिखाया जाता है, आज तो वो भी बिल्ली थैले से बाहर आ गई है कि बॉलीवुड कितना कोई सेकुलर और कितना कोई नेहरूवियन इंडिया जो है वो मुस्लिम दोस्त या सकाफत का वो हामिल है। और वो पूरा रेटरिक उसके साथ आर्म्ड सिविल या ब्यूरोक्रेटिक या मिलिट्री फोर्स जो आती है वो सिर्फ आपके घर को रेड नहीं कर रही होती, वो पूरे का पूरा आपका ना वो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की सिचुएशन होती है। ये 1500 लोग जो हैं बारामुल्ला के अंदर क्रैकडाउन्स हुए हैं, सदर्न कश्मीर में इस्लामाबाद, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, हर जगह किए जा रहे हैं। जो शहदा के लिए आवाज़ उठाते हैं वहाँ पे, या जो मिलिटेंट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं, या डिसिडेंट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं, ये हर 6-7 महीने बाद, हर साल 2 साल के बाद एक बहाना करके क्रैकडाउन करना है कश्मीरियों पे, कि जिस तरह से एक काबज़ा लोगों के ऊपर जिन जो ना आपकी शहरियत इख्तियार करना चाहते हैं और आप जबरी तौर पे उनको अपने बराबर का शहरी बनाना भी नहीं चाहते बल्कि सबॉर्डिनेट शहरी बनाना चाहते हैं। तो ये जबर जो है ये उस चीज़ का एहसास दिलाता है जो आपको इसराइल में अहले फ़लस्तीन के लिए नज़र आता है। क्यों? क्योंकि अ लॉट ऑफ द कश्मीर पुलिसिंग और जो ट्रेनिंग और ये सारे टेरराइजिंग एक्टिविटीज़ हैं, ये इंडिया ने अपने इनिशिएटिव तो लिए ही लिए, हमेशा से लिए, लेकिन 70s ऑनवर्ड्स स्पेशली इजराइलियों से बहुत ट्रेनिंग हासिल की है, चाहे वो सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी में हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी में हो, या पुलिसिंग मेथडोलॉजीज़ के अंदर हो, कि एक कैप्टिव
ओपन एयर काबजा पॉपुलेशन को, जो प्रिजन में ओपन एयर बैठी हुई है, उनको हरास कैसे करना है, साइकोलॉजिकली टॉर्चर कैसे करना है, और उनके खिलाफ सेक्स और वायलेंस को वेपनाइज करके कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये हम विटनेस कर रहे हैं, हम पाकिस्तान का रिस्पॉन्स भी देख रहे हैं, बिल्कुल नीम गर्म। हमारे यहाँ सहाफ़त, इंटेलिजेंसिया बिल्कुल कश्मीरी भाइयों बहनों का दर्द नहीं लेके चलती। आप फ़लस्तीन पे बात करो तो इनको मसला है, सूडान पे बात करो तो इनको मसला है, कश्मीर पे तो बात करने की इजाज़त है ना। वो हमारे कहीं ना कहीं सिनिकल पाकिस्तान के नेशनलिस्टिक मैट्रिक्स में फिट आती है कि नहीं आती है जी? वो तो कहीं तो फिट आती है ना, वो तो हमारी सालमियत का और हमारी नेशनल सॉवरेनिटी का मसला है। तो चलो इस बहाने ही सही, अब वक्त आ गया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की, ख़ास तौर पे कश्मीर, जो काबजा कश्मीर है हिंदुस्तान का, उनके मुसलमानों की हमायत में आवाज़ से बढ़ के कुछ उठाया जाए कदम। हर किस्म के मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक एफर्ट्स पुट फॉरवर्ड किए जाएंगे तो कश्मीरी लोगों की बाजियाबी होगी। 78 साल का ये फेलियर हमारे ऊपर एक लटकती तलवार की तरह है, और ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है पाकिस्तान को। कश्मीर आज़ाद होगा तो पाकिस्तान एक फ्लेजिड रियासत बन सकती है, अगर नहीं होगा तो पाकिस्तान का वजूद हमेशा चैलेंज रहेगा, हिंदुस्तान की तरफ से हमेशा चैलेंज रहेगा। इस ज़मीन में हम जिस खातर ये मुल्क बनाए थे और हमारे आधे भाई बिछड़े रह गए हिंदुस्तान के अंदर, उनके खिलाफ एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। पूरी एक बॉलीवुड की इकोसिस्टम क्रिएट हो गई है जो फिल्में बना के नौजवानों को ब्रेन वॉश कर रही है, चाहे मुगलों के बारे में हो, चाहे शेरशाह सूरी के बारे में, कोई अफ़गान मुजाहिद के बारे में हो जो आया यहाँ फ़तह करने, कोई मुग़ल, कोई और मुसलमान, कोई पंजाबी मुसलमान, सबको विलनाइज करके, मुसलमान यानी पाकिस्तानी आइडेंटिटी को विलनाइज करके, मुस्लिम आइडेंटिटी इन इंडिया को विलनाइज करके वो अपनी मुस्लिम माइनॉरिटी पॉपुलेशन को हदफ बनाना चाहते हैं। इस बयानिए में सरकार अब बिहार इलेक्शन की तैयारी में क्या कर रही है, अब नोट कीजिएगा। वाइट कॉलर टेरर का एक थ्रेट नेटवर्क है, उस मैट्रिक्स को जी समझिएगा। क्या? डॉक्टर अदील अहमद राठेर अनाथनंग से, कश्मीर से यूपी जा रहे थे, 27 साल उम्र इनकी, प्रोफेशन रेजिडेंट डॉक्टर जी, और इनकी पर्सनल लॉकर से AK-47 राइफल निकली है। जैश ए मोहम्मद के और अंसार गज़वतुल हिंद के ये साथी हैं, और शरणपुर में यूपी में इनको अरेस्ट कर लिया गया है जब ये JEM के पोस्टर की एक CCTV फुटेज में आ गए थे, और ये बुक किए गए आर्म्स एक्ट के अंदर। अब आप मुझे बताएं, अगर आप एक मिलिटेंट हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, मुजाहिद हैं, और आप मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अपने पर्सनल लॉकर में क्लेशनकॉफ रखेंगे? यार बिस्तर के नीचे ही रख लेते, तकिए के नीचे रख लेते हैं बच्चे आमतौर पे छुपाने के लिए चीज़, कहीं किसी झोंपड़ी में झाड़ियों में दफन कर आते, दबा आते, जैसे कि कॉन्ट्राबैंड को रखा जाता है। ये लॉकर के अंदर कौन रखता है अपने? मैंने आज ये फ्रीडम फाइटर देखा है। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, ये पुलवामा से हरियाणा जाते हैं। अगेन ये जो जाते हैं ना, ये भी वो जो जिस तरह हमारे यहाँ जाते होते हैं, जिस तरह कराची में लैंड करता है तीफी बट और लाहौर में वो बाय रोड आता है ना, ये इस तरह जाते होते हैं। तो सन ना दसो इसे पाकिस्तान सन पता है किमें लोग इस शहर तो उस शहर जाते ने, मतलब पुलवामा से हरियाणा हजूर जाते हैं नौजवान। 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, राइफलें, पिस्तौलें, टाइमर्स, बैटरियां, क्रिंकॉफ राइफल, 83 राउंड्स, पिस्टल और एम्प्टी शेल्स, जैश ए मोहम्मद। और JNK पुलिस और हरियाणा पुलिस मिल के ऑपरेशन करती है, सुभान अल्लाह। और बताया जाता है कि जो फरीदाबाद एक्सप्लोसिव केस है उसके अंदर ये सेंट्रल किरदार है। डॉक्टर शाहीन शाहिद लखनऊ से फरीदाबाद जाने वेले इनके निकल आते हैं डॉक्टर मुजम्मिल शकील से, जो पिछले अभी अरेस्टेड, मैंने आपको बताया ताल्लुकात, और फरीदाबाद के ये टेरर प्लॉट में शामिल थे। और इनसे एक राइफ़ल और उस राइफ़ल की कार्ट्रिजेस इनकी राइफ़ल से निकलती हैं इनकी गाड़ी के अंदर से। डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सईद हैदराबाद से गुजरात चलते हैं जनाब। ये चाइना ट्रेंड, ये चाइना ट्रेंड MBBS डॉक्टर, ये भी पहलू आ गया ना, यानी जहाद और चीन का मिलाप हो जाए तो कैसा, यानी सारे वेक्टर थ्रेट मैट्रिक्स के वो ट्रिगर हो जाए सारे, सुभान अल्लाह। ये राइसन, इनकी फ़ोटो बहुत सर्कुलेट कर रही है क्योंकि इनको खास ही लगता है मारा पीटा टॉर्चर किया गया, और ये रो रहे हैं फ़ोटो के अंदर, आपने देखी है फ़ोटो, और दाढ़ी पे इनके कोई पानी या पसीना या आंसू लगे हुए हैं, और बताया जा रहा है, और वो एक मिस्कीन से, एक शरीफ से आदमी लग रहे हैं कि इनके पास राइसन फॉर्मुलेटिंग मटीरियल है। राइसन एक बहुत ख़तरनाक पॉइजन होता है। आप में से किसी ने अगर इंडियन सिविल ब्यूरोक्रेसी की तरह ब्रेकिंग बैड ड्रामा देखा होगा तो वहीं से ये आइडिया उन्होंने भी लिया। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ब्रेकिंग बैड एक TV सीरीज़ है एक ड्रग किंग पिन के बारे में, तो उसमें भी राइसन पॉइजनिंग का बड़ा वो अक्सर इस्तेमाल करते हैं दुश्मनों के ख़िलाफ़। तो ये CIA लेवल, हॉलीवुड लेवल जो फिल्म प्लॉट बनाया है इन्होंने, किसी के पास बम, किसी के पास धमाके, किसी के पास राइफलें, और अब
ना सिर्फ राइसन पॉइजन बल्कि ग्लॉक्स और ब्रेटा पिस्टलें, उनकी 30-30 कार्ट्रिजें और 4 लीटर कैस्टर ऑयल। और कैस्टर ऑयल जारी बात है कब्जी के लिए उन्होंने रखा हुआ था। मैं 12 साल की थी और मुझे नहीं पता था कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये क्यों होती हैं। मैं जब इसे सोक इन कर रही थी तो मैंने फील किया कि वो हाथ जो है वो मेरी पूरी बॉडी पे रोटेट कर रहा है, क्योंकि मैं अपनी अम्मी के साथ ज़मीन पे सो रही थी मैट्रेस पे और वो सोफ़ा पे सोया हुआ था। और देन जब मैंने उस हाथ को हटाया तो वो हट गया और मुझे समझ नहीं आई कि मैं इसमें क्या करूँ। क्या मैं अपनी अम्मी को जगाऊँ या फिर मैं उठ के उससे कहूँ कि ये तुम क्या कर रहे हो। काफ़ी देर तक जब मेरी अम्मी ने करवट ली तो वो हाथ हटा। उस शख्स को भी पता था कि मैं उठ के बैठी हूँ, मुझे ट्रॉमा है, मुझे तकलीफ है, मैं उस तकलीफ की वजह से बैठी हूँ और मैं सो नहीं पा रही। सोना दूर की बात, मैं लेट भी नहीं पा रही। जिसको मैं अपना समझती हूँ, जिसको मैं भाइयों की तरह मानती हूँ, उसने मेरे साथ ये किया। ये क्या किया जा रहा है, मुझे कोई बता सकता है? ये किया जा रहा है कि मुसलमान सेकुलर प्रोफेशनल तालीम भी हासिल कर ले। वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। वो कभी भी कोई भी किस्म का ना आउट देयर आउटलैंडिश ज़हनी किस्म का टेररिस्ट प्लॉट बना सकता है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़। वो राइस एंड पॉइजनिंग हो, वो न्यूक्लियर वेपन हो, सेंट्रीफ्यूज बेसमेंट में छुपाया हुआ उन्होंने, वो राइफलों से हमला कर सकते हैं, वो दस्ती बम का हमला कर सकते हैं। ये एक पूरी इमेज क्रिएट की जा रही है हिंदुस्तान के अंदर कि मुसलमान किसी भी हालत के अंदर काबिल कबूल नहीं है। और ये मास्क करने के लिए उस रेसिज्म को, उस ब्लाइंड हिंदुत्व की नफ़रत को, उसको एक इंटेलेक्चुअल जामा, एक ढांचा बनाने की तरीकाकार है कि नहीं नहीं, देयर इज़ अ रीज़न वाई हम, कोई मजहबी मोटिवेशन नहीं है ये मलीच हैं और बाहर से आए हुए लोग हैं या ये हिंदू हैं जो भगोड़े हो गए या वगैरह वगैरह। हमारी मोटिवेशन एक्चुअली ये है कि ये लोग बहुत बड़ा थ्रेट है इंडिया को, और खुदा न खास्ता ये किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में एंगेज करें। और जो बुनियादी सवाल ये है कि मुसलमान अगर वाकई में किसी भी अस्करी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते भी हैं, ख़ास तौर पे कश्मीर के मुसलमान, तो इस सवाल जो बुनियादी प्रिंसिपल सवाल है कि इंडिया का वजूद है क्या, हैसियत है क्या कि वो उन लोगों पे कब्जा रहे और उनको सेकंड क्लास सिटीजन बना के रहे, उसका जवाब नहीं तलब किया जाता। जवाब क्या तलब किए जाते हैं? क्यों? क्योंकि सवाल गंदम होता है, जवाब चना मिलता है। वो कहते हैं हम बराबर के शहरी क्यों नहीं है, ये कहते हैं तुम दहशतगर्द हो। वो कहते हैं यार हमारा फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंट, हमारे राइट है प्लेबिसाइड कश्मीरी की अगर मिसाल दे दें, वो कहते हैं तुम पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड ब्ला 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 ब्ला। सवाल गंदम का जवाब चना मिलता है। जो सवाल असल है कि मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर क्यों गैर महफूज महसूस कर रहा है, उसकी मस्जिद को क्यों ढह दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है, उसके घर को ढह दिया जाता है, उसके मदरसे को ढह दिया जाता है, उसके मज़ारों को शहीद कर दिया जाता है, उसकी औरतों को रेप किया जाता है, उसकी दुकानें बंद कर दी जाती हैं, उसको मेन मोहल्लों के अंदर रेंट पे प्रॉपर्टी नहीं मिलती। मतलब मेन स्ट्रीम पार्लियामेंट के अंदर वो मुल्ले कटमुल्ले कहते हैं, उनको कटवे कहते हैं, फलाना कहते हैं, यानी ये सारी गालियाँ बनाई हुई उन्होंने। घुसपैठिए कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर, बाबर के बच्चे, औरंगज़ेब के बच्चे, हुमायूं के बेटे, जहांगीर के बेटे। मतलब ये क्या रेटरिक, ये क्या मतलब कैसी, ये क्या डिफेंड करते रहे हैं 60-70 साल पाकिस्तानी लिबरल्स कि कोई नेहरूवियन अपनी, असल में ना हम नाशुक्रों की कौम है हिंदुस्तान के जो लोग हैं, खित्ते के, साउथ एशिया के। अपना मुल्क मिल गया मुसलमानों को तो वो जिन्ना को कोसने लगे और नेहरू को पूजने लगे। और उधर जो है वो ये हिंदुत्व वाले जो कर नेहरू को कोसते हैं कि वो उसने हम पूरी तरह नहीं करके दिया, उसने पाकिस्तान क्यों बनने दिया। हम बेसिकली नाशुक्रे लोग हैं। जो काबिलियत है नेहरू की, मैं उसकी मॉरल सहमति तो नहीं करता, ना वो उसकी काबिलियत को पहचानने को तैयार है, और ना हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ तो कायदे-ए-आज़म को कुल्ली तौर पे रिजेक्ट कर देते हैं हमारी इंटेलिजेंसिया कि नहीं नहीं, बड़ी ज़्यादती कर दी, हम तो बड़े अमन में रहना था हमने हिंदुस्तान के साथ। तो अब इससे पहले कि ताजमहल के नीचे से भी परेश रावल साहब जो हैं वो कुछ निकाल लें, बहुत ही अफसोसनाक जो सूरत हाल है कि मुस्लिम हेरिटेज और लेगेसी जो हिंदुस्तान हमने बनाया है, जो कभी था ही नहीं इस खित्ते के अंदर। इंडस वैली में कहाँ था, उधर था ना परे गेंजेटिक प्लेन के अंदर। तो जो विजन ऑफ हिंदुस्तान हमने क्रिएट किया है, इसको हमने अपने हाथ से बनाया, फिर बाद में ब्रिटिश ने आके उसको हाईजैक कर लिया था, और बाद में इंडियन स्टेट ने हाईजैक कर लिया उसको। तो वो लॉस्ट हिंदुस्तान, लॉस्ट जो है, वो लॉस्ट विजन ऑफ हिंदुस्तान जो है, उसके अंदर उसकी तारीख में से हमें ही निकाल दिया जाएगा, तो फिर तो मेरा ख्याल है गेम हमें नहीं कबूल, फिर गेम बस्ट ही होएगी। फिर तो जो चीफ साहब वगैरह थ्रेट्स देते हैं इंडिया को, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल जायज़ और मुनासिब है। इस ज़मन में बहुत एक दुखद बात है, एक ज़माने में जहाँ अफ़गान तालिबान और अफ़गान मैनेजमेंट का एक यूनिक आउटलायर था
पूरी अफ़गान हिस्ट्री में आप देखेंगे है जी साहब साहब, नोट कीजिएगा 90s के अंदर अफ़गान तालिबान मुल्ला उमर की क़यादत में पूरी अफ़गान हिस्ट्री जो एज ए मॉडर्न नेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ, यानी जो 1900s ऑनवर्ड बनती है, वो वन ऑफ द यूनिक सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे अफ़गान तालिबान और अफ़गान रजीम जो थी वो एंटी इंडिया थी, प्रो पाकिस्तान थी। उसके अलावा 70-80 साल जो देखेंगे आप, उसमें हमेशा यही हुआ है कि काबुल और कंदाहार जो है वो, मैं दोनों को सेपरेटली कह रहा हूँ बिकॉज आमतौर पर ये भी होता है कि दो रजीम्स चल रही होती हैं अफगानिस्तान में। काबुल और कंदाहार जनरली एंटी पाकिस्तान और प्रो इंडिया होते हैं, क्योंकि उनकी कुछ पॉस्चरिंग और कुछ लेवरेजिंग इस तरह होती है कि उनको इंडिया से सहारा लेना पड़ता है पाकिस्तान के खत्ते के ख़िलाफ़, ये खैबर वगैरह में इनकर्जन्स करने के लिए। वो एक यूनिक सर्कमस्टांस थी जहाँ पे इतने वो हमारे मरून मिन्नत थे और इतने मेहरबान थे हम उनके ऊपर, और इतना अच्छा माहौल था हमारे लिए कि हमने मिल के इकट्ठे एक सोवियत शैतानी कुव्वत को यहाँ से शिकस्त दे के भगाया था। इसको आज सब अगर कह लें कि नहीं साड़ी जंग तो कोई नहीं सी, वो जो है वो तो वो जो है वो जो अमेरिका की जंग थी, लेकिन वो अमेरिका की जंग नहीं थी, वो हमारी जंग थी। क्यों? क्योंकि मेरा नाम आज तक अमानुल्लाह तारिक है, अमानुल्लाह तारिक ऑफ नहीं है, और ये मोहम्मद मागोमेद सादोव नहीं है, और वो पीछे जो हुआ है मेरोजब शबीरोव नहीं है, और वो सलमानोव खानोमोन नहीं है वो। यानी वो आगे हमारी उन्होंने सकाफत और गिची मिची नहीं मरोड़ दी रशिया ने। क्यों? क्योंकि ज़ियाउल हक को अल्लाह ने सीधी मत दी, और अफ़गान मैनेजमेंट के अंदर वो जुरत और हिम्मत थी, और मिल के उम्मत की एक सपोर्ट मिली, और इत्तेफाक किया था कि अमेरिका को उस वक्त सोवियट्स के ख़िलाफ़ मसला था, हम बच गए। लेकिन उसके बाद जो उसका ब्लोबैक आया, जब उसके बाद गलत पॉलिसीज़ बनाई गई, जो उससे बेनिफिट रीप करना था, हम उसमें मुकरे 9/11 के बाद ख़ास तौर पे, और हम अपने साथी को बीच चुराए छोड़ आए। आज इतनी दुखद बात है कि अफ़गान पॉलिसी हिंदुस्तान के मुसलमानों के फेवर में नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि अफ़गान डेस्परेट हैं और वो इंडिया को अपना एलाय मान रहे हैं। अमीर खान मुत्तकी साहब इंडिया के अंदर गप्पे मीटिंगें कर रहे हैं ट्रेड की, और आज जो मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर साहब की तकरीर आई है, वो एक 20-25 साल की एक लेगेसी की बड़ी खौफनाक एंडिंग है। तो अमीर खान मुत्तकी साहब जो हैं वो वहाँ पे दंदनाते फिरते हैं, और हम कहते हैं कि हम लड़ लेंगे, हम सारे अफ़गानों को उड़ा देंगे, हम दोनों तरफ लड़ेंगे। अब आप सोचें कि दोनों मुल्क इस नहज पे आ गए हैं, ये वही तालिबान चलें, वो एग्जैक्ट तालिबान तो नहीं है, बट उन्हीं की कंटिन्यूएशन है, जो वाहिद आउटस्टैंडिंग एक रजीम है जो प्रो पाकिस्तान रही है अफ़गान मॉडर्न तारीख के अंदर। और ये वही पाकिस्तान है जो एवरीथिंग इज़ विल बी ऑल राइट कह रहा था काबुल के अंदर बैठ के चाय पीते हुए। तो आज ये नहज, इस नहज तक हम कैसे आ गए कि हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी भूल गए, कश्मीर के मुसलमानों को भी भूल गए, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मुसलमानों को भूल बैठा था, और आज हम दोनों इट कुत्ते का वैर बना के एक दूसरे की मुसलमानी ही भूल बैठे। हम जब उनको निकालते हैं यहाँ से, और वो जब यहाँ पे दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करते हैं और सपोर्ट करते हैं, कम अज़ कम एट द मिनिमम वो उसको साइलेंट टैसिट अप्रूवल देते हैं एट द मिनिमम। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जो है वो बुनियादी सबक हम क्यों भूल रहे हैं? किस की इंटरटेनमेंट और खुशनुदी के लिए हम ये काम कर रहे हैं? मुखालिफ खत्ते में हमारा इंडिया है, यहाँ पे एक ही आइडियोलॉजी है जो जिससे हमें कोई सहमति नहीं है, वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है। बाकी तो यहाँ पे आइडियोलॉजिकल जोग्राफिकल एतबार से हम एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। और आज अब्दुल गनी ब्रदर साहब का ये कह देना कि हम पाकिस्तान से तजारत नहीं करेंगे, हमें कोई इसका मुतबादिल हल ढूंढना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हमारे ख़िलाफ़ इसको बहुत सख्ती से लेवरेज करता है। और ये हकीकत है कि पाकिस्तान कहता है कि या काबुल मस्ट बर्न या काबुल मस्ट ओबे। ये एटीट्यूड जो है वो, साथ को खुद हंसी आ गई है जुमला सुन के, ये एटीट्यूड ये नहीं इस तरह चलती दुनिया। काबुल ने अमेरिका की भी ज़्यादा देर ओबे नहीं की, बरतानिया की भी ज़्यादा देर ओबे नहीं की। हर कौम में एक डिटरमेंट स्पिरिट होती है आज़ादी और हुर्रियत के लिए। वहाँ कुछ ज़्यादा मेरे ख्याल में ये कोई रेसिस्ट बात नहीं हुई, कहना कुछ ज़्यादा गैर मामूली जज्बात हैं ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस के लिए। मैं एम आई नॉट तारीख, मतलब मुझे डिस्प्रूव करना चाहिए तो आप लोग डिबेट कर लीजिएगा, बट मेरे जहाँ तक मुशाहिदा है गैर मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जज्बात हैं इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी के। तो काबुल को ना बर्न करवाएं, काबुल को ना उबे करवाएं, काबुल के साथ कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करें। छोटा भाई बड़ा भाई, हम बड़ा भाई हैं, हमारे पास नूक्स हैं, हमारे पास इकॉनमी है, हमारे पास स्टैंडिंग मिलिट्री है, एयरफोर्स है, एयर डिफेंसेज हैं, मिसाइल कमांड है अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो नेवी भी है, उन्हें कुल कख नहीं। दिस इज़ द सिंपल मैट्रिक्स। इसमें मुझ पैराडाइम में मुझे वो बराबरी, बल्कि इस सारी झड़प और इस सारी जो एक सागा है 6-7 महीने साल डेढ़ की, इसके अंदर पाकिस्तान ही फूल लग रहा है, बिकॉज पाकिस्तान उसको बराबरी पे बैठाई जा रहा है बार बार। चाहे वो नेगोशिएशंस हों, चाहे वो बॉर्डर की झड़प हो, चाहे वो कोई और एक्टिविटी, उसमें बराबर का शरीक बना के कहता नहीं तुम मेरी इताअत करो।
बराबर के शरीक से तो इताअत की तलब तो नहीं की जाती। और इसी तरह जो हमने खट्टी जो कमाई है, जो पता नहीं क्या ये पॉलिसी है, कौन इसको जस्टिफाई करता है, जिस दर्दनाक और बेहुदा तरीके से हमने अफ़गान रेफ्यूजीज़ को निकाला है और आज भी निकाल रहे हैं। कल परसों की भी रिपोर्टिंग है जब इस्लामाबाद में वो धमाका हुआ है, बड़ा अनफॉर्चुनेट टेररिस्ट हमला हुआ है और लोग शहीद हुए हैं उसके अंदर, उसके रद्द-ए-अमल में हमने वो निकाल दिए अफ़गान कुछ काफ़ी बिल्डिंग्स में इकट्ठे करके ना, जो रेफ्यूजीज़ वगैरह रह रहे थे वहाँ पे। मुझे आप बताएं कि अगर लाहौर से कोई उठे दहशतगर्द और वो हमला कर दे, तो क्या आप लाहौर के लोगों को या उसके मदरसे के लोगों को पाकिस्तान से मुल्क बदर कर देंगे? यानी किसी मंतक के तहत ऑपरेट करें ना, कि नहीं जी वो बाहर का ग्रुप है, एथनिक ग्रुप, वो यहाँ का तो है ही नहीं, है तो पश्तून ही और आए हुए तो 30-30, 40-40, 50-50 साल से। आई मीन व्हाट डिफाइंस पाकिस्तानियत, व्हाट मेक्स अ पाकिस्तानी? और अगर करना ही था डिपोर्ट, तो ये तरीका कार है डिपोर्ट करने का? ये तो साफ नजर आता है कि आप पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रहे हैं, काबुल को, कंधार को आप पैगाम दे रहे हैं कि ये तुम्हारी औकात है, हम तुम्हें ये समझते हैं, वगैरह वगैरह। और एक उन पे बोझ डालना और वो सारी टैक्टिक तो है ही है। इस पे जो खामोशी है लेफ्ट की, बड़ी अफसोसनाक है। हर माइनॉरिटी, हर ऐसे कमज़ोर तबके का मुद्दा उठा के ले जाते हैं जो उनको अपनी पॉलिटिक्स में कन्वीनियंट लगता है, लेकिन अफ़गान के बारे में कोई बात नहीं करता। क्यों? मजहबी नुमा है, ज़रा वो बैड मुस्लिम उस कैटेगरी में आता है, ज़रा दाढ़ी वाड़ी है, नमाज वमाज पढ़ता है, शायद तालिबान का सिंपथाइज़र हो, शायद मिसोजिनिस्ट हो। ये भी तो बड़ा मसला है ना, मिसोजिनिस्ट हो तो फिर तो मतलब फिर तो ही नीड्स टू बी स्लॉटेड। उसको तोरखम पे भेड़ बकरियों की तरह दड़बे में बंद करके धक्के मार के वहाँ निकाल देना चाहिए। तो ये रिएक्शनरीज़म जो है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुसलमानों के ऊपर, ये अमरीकनों पे अच्छा लगता है, क्योंकि हमें पता है वो सूअर कितना है। वो सूअर की तरह जवाब देते हैं कि इराकियों ने ये कर दिया, हम पूरा इराक उड़ा देंगे, ड्रंक ऑन देयर पावर। बिकॉज ना सिर्फ उनके बदनुमा किरदार है, बल्कि उनके पास वो ताकत भी है। ना आपके पास ताकत और ना आपके चेहरे इतने बदसूरत हैं, ना आप इतने घिनौने हैं कि आप ऐसे छीने चौड़े करके नाटसीज की तरह कहें एक 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 यहूदी को उड़ा देंगे हम, एक एक अफगानी को भून देंगे, इनको चावलों में डाल के खा जाएंगे, कच्चा खा जाएंगे, लड़। ये क्या है? वो ये यही है ना, मुसलमान के बारे में ऐसे कोई बात करता है और वो मैं सुनता हूँ लोग ही वो अफगान ऐसे बात करते हैं आपके बारे में। आप अपने आप को बराबर समझते हैं उनके? मतलब फिर तो आपके कैलिबर में मुझे शक होना चाहिए कि अगर वो 40-50 साल जंग के बाद, लैक ऑफ तालीम और एक्सेस और दुनियावी एक्सेस के बाद, दीनी तालीम और समझ के कमी के बावजूद वो अगर ऐसे रिएक्ट करते हैं, तो आपको भी ये जेब देता है कि आप ऐसे बात करें? गाली का जवाब गाली से देते हैं आप खामोशी इख्तियार करते हैं, आप वो कलाम नहीं वो दोहराते जिसके बाद दोस्ती या मोहब्बत या भाईचारा कभी उसके बाद बरकरार नहीं रह सकता। और अपने गिरबान में झांकते हैं, आप अपनी मिस्टेक्स को असेस करते हैं, दूसरों की मिस्टेक्स पे आप ऑपरेट नहीं कर सकते। आपने अपनी गाड़ी को बचाना है, ठीक है ना? ट्रैफिक में क्या असूल होता है देसी, अपनी गाड़ी को बचाना है आपने, ठीक है ना? आपने अपने अपना दिफा करना है। बाकी अस्करी जो भी कुव्वत रिक्वायर्ड है उनको जवाब देने के लिए दीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म यू कैन नॉट फाइट अ होल नेशन ऑफ पीपल जो आपके बॉर्डर पे खड़ी हुई है, वट एवर आइडियोलॉजी दे माइट फॉलो। आपको सिनिकली उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी। आपको नहीं पसंद तालिबान, आपको नहीं पसंद अफगान, इज़ योर प्रॉब्लम। पाकिस्तान इज़ बिगर देन यू एंड आई। हमारे और आपसे बड़ा है। इस रियासत के, इस कौम के अज़ाइम, ख्वाहिशात, उनके डिज़ायर्स, उनकी डिमांड्स, उनकी सेफ्टी, उनकी ट्रेड एग्रीमेंट्स, वो ज़्यादा बड़ी हैं दिन आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स, किसी फ़र्द की, साइमा फ्रॉम लम्स की, या कोई अफसर हो इस्लामाबाद में बैठा हुआ हो, आपको मिसोजिनिस्ट लगते हैं या मजहबी इंतहा पसंद लगते हैं या फलाने लगते हैं। अब आप कॉल्स क्या आ रही हैं कि काबुल में वी मस्ट री इंजीनियर, कंधार में वी मस्ट री इंजीनियर दी, ये रिजीम चेंज कॉल्स और ये सब, ये उन्हीं पे अच्छी लगती हैं जिनके पास ऑर्बिटल लेजर्स और ये बलाएं और पता नहीं क्या क्या B-2 बॉम्बर होते हैं। हमारे जैसों पे ये बातें अच्छी नहीं लगती, ना ये अच्छी लगती हैं, और मेरे ख्याल में बिल्कुल भी मॉरल जुमले नहीं है ये। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप ये देख लें कि आपके कैडेट कॉलेज पे वाना में इतना लंबा ऑपरेशन हुआ है, वहाँ पे दहशतगर्दाना हमला हुआ है। TTP एक बला जो हमने खुद पाली, उसने पहले भी हमारे बच्चों को टारगेट किया, शहीद किया कितनी तादाद में बच्चों को, आज दोबारा उसने ये नापाक अज़म बनाया और वो आ गए वहाँ पे, और इतना लंबा एक वो ऑपरेशन चला है, फिर वहाँ SSG का उतरना, फिर वो ऑपरेशन की सफाया करना। ये प्रॉब्लम पाल के हम क्रॉस बॉर्डर नहीं फेंक सकते कि तुमने किया। सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ क्रिटिसिज्म, अपनी चीज़ों को ठीक करना। ख्वाजा आसिफ साहब का अच्छा है, वो रोज़ सुबह उठते हैं, स्टेटमेंट और देते हैं, ट्वीट कुछ और करते हैं। उन्होंने कह दिया वो जो है कि हम हालात जंग में अब मुल्क हमारा, ठीक है, पूरे मुल्क के अंदर खैबर को छोड़ के सेक्शन 144 आयद है, अबडक्शंस करें, अरेस्ट करें, सारा कुछ करें,
लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है लॉन्ग टर्म। आपने एक नहीं, क्योंकि आप खुद सवाल पूछे ना, या तो दहशतगर्दी हो रही है बिकॉज आप केपेबल नहीं है, आप अपनी सलाहियत पे सवाल उठवा रहे हैं बार बार कह के। आपने वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10वीं ऑपरेशन कर ली है और ये मसला हल नहीं हो रहा। तो आप अपनी इफेक्टिवनेस और अपनी पीआर के ऊपर भी नुकसान कर रहे हैं, कौम का एतमाद खो रहे हैं आप बार बार ऑपरेशन की डिमांड कर करके कि हम ऑपरेशन करेंगे तो ठीक होएगा, हम ऑपरेशन करेंगे तो ठीक होएगा। हाफ हार्टेड एड हॉक मेजर्स अफगानिस्तान के बारे में ये पॉलिसीज लीड अप करती हैं। फ्री रेन देते हैं हम खैबर के अंदर टीटीपी जैसी जमातों को, उनको उठाते हैं फिर गिराते हैं, फिर उठाते हैं फिर गिराते हैं। तो लॉन्ग टर्म ये नहीं हल इस चीज़ का। आपने ख़त्म करना है एक जमात को, बिल्कुल ख़त्म करते हैं उनको, रेडिकेट करते हैं आप। लेकिन अगर आपने हल करना है, क्योंकि वो अफराद तो नहीं कत्ल होते ना, उसके बाद नए लोग आ जाते हैं उस जमात के अंदर, नज़रिया तो नहीं ख़त्म हो जाता ना उनका। उन्हें लगता है कि हमारा एक आइडिया अंडरस्टैंडिंग ऑफ शरीयत है वो ऐसे लगनी चाहिए खैबर के अंदर। क्या बॉर्डर स्मगलिंग के ऊपर उनका कोई मौक़िफ़ है या ट्रेड के ऊपर कोई मौक़िफ़ है? बैठ के हल करें, उसका कॉमन ग्राउंड के ऊपर हल करें। वरना जिरके आपके पास मौजूद है केपी के, वरना क्या हाल होगा? इसी तरह हमारे बच्चे मरते रहेंगे। ऑपरेशन से पहले भी मरते थे, ऑपरेशनों के बाद भी मरते हैं हमारे बच्चे। तो मुझे नहीं समझ आता कि ऑपरेशन के अंदर क्या ऐसी दिलचस्पी होती है कि हम या तो बच्चे कम मरें उसके बाद, या ऐसे हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड हो कि मैं प्रूवेबली कह सकूं कि एक्स ऑपरेशन के बाद वाई रिजल्ट निकला था या वाई ऑपरेशन के बाद जेड रिजल्ट निकला था। तो इस जीवन में ये बताना चाहूँगा कि केपी असेंबली के अंदर ये बिल्कुल इस वक्त ऐसा हम गुफ्तगू कर रहे हैं रिकॉर्डिंग के वक्त, वहाँ अमन कौंसल बैठा हुआ है, उसमें सारी सियासी जमातों का और क्यादतों का, सिविल क्यादतों का रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ और बात कर रहा है कि सर आपने तो हमें सिक्योरिटी इजलासों में बैठ के बताया था कि अफगानिस्तान में तालिबान आ गई है, वो अच्छे बच्चे हैं, अब हमें कोई टेंशन की बात नहीं है, अब वो हमें यहाँ शरारतें नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं। वहाँ ये बात हो रही है खैबर असेंबली के अंदर संजीदगी के साथ कि हमने अफगानिस्तान बॉर्डर मुल्क के साथ कैसे डील करना है, हमने डोमेस्टिक और फॉरेन टेररिज्म, बिकॉज टीटीपी सिर्फ फॉरेन टेररिज्म नहीं है, उसका बल्क जो है वो डोमेस्टिक टेररिज्म है। वो यहीं के लोग होते हैं जो खिलाफत के बीन या कोई शरीयत के बीन बजा के उनको मौलवी ले आते हैं, जो भी बहाने होते हैं। बट डोमेस्टिक टेररिज्म उसकी अक्सरियत है, उससे डील कैसे करना है। ये एक तरफ खैबर की सिचुएशन है और पूरे मुल्क में क्या वो मेन मुद्दा है जो पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है, 27वीं अमेंडमेंट की बंदर बांट। कोई कहता है मुझे कश्मीर दे दो, कोई कहता है मुझे जीबी दे दो, कोई कहता है मुझे ये दे दो, कोई कहता है मुझे वो दे दो। सेनेट में JUIF के और PTI के वो अफसरान जो हैं वो वोट दे आते हैं हमायत में, और पार्लियामेंट में उनको बताया जाता है कि अब हम खुद मजम्मत करेंगे इनकी, हम खुद मुकाबला करेंगे इनके साथ, हम नहीं पास होने देंगे 27वीं अमेंडमेंट। किसी रीज़नेबल वकील से आप बात कर लें, किसी रीज़नेबल जज से आप बात कर लें, किसी रीज़नेबल आदमी जो लॉ फेयर पॉलिटिक्स चीज़ों को जानता हो, आपको कहेगा कि यार ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत, कानून, विजन ऑफ द रिपब्लिक की मौत है, ठीक है। और उसको चीयर लीड कर रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी सेंटर के अंदर बैठ के। पीआर जो है वो उलट है, आपको नजर आएगा कि वो खैबर की मैनेजमेंट को दिखा रहे हैं कि ये लोग गैर संजीदा हैं दहशतगर्दी और अफगानिस्तान के मामले को लेके, लेकिन सेंटर के अंदर क्या हो रहा है? सेंटर के अंदर 27वीं अमेंडमेंट खेली जा रही है और 28वीं अमेंडमेंट के लतीफ़े किए जा रहे हैं, और जिस तरह से वो मिठाइयाँ खा रहे हैं और बांट रहे हैं, तो लगता ही है कि पता नहीं उन्होंने कौन सा मार्का मार लिया 27वीं अमेंडमेंट को सेनेट से क्लियर करवा के। अब पार्लियामेंट में अगले 48 घंटे में फैसला होगा, आज के दिन में जी। तो कल कल तक जी 24 घंटे बन जाएगा, फिर देखेंगे इंशाल्लाह। फिर बाकी दुआओं में याद रखिएगा हमें, हमारे लिए आप दुआ करते हैं, चैनल को देखते हैं, प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करते हैं, हमारे लिए यही बहुत है। और हम आपको कोशिश करके जितनी ऑनेस्ट रिपोर्टिंग कर पाते हैं हम कर लेते हैं। हमेशा की तरह आप सबका सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।